हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसएसटी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए जो वीवीआई है। इसमें आप लोगों का हिस्ट्री भी आएगा, जियोग्राफी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा और सिविक्स भी आएगा। ये तीनों से मिला करके आप लोगों को 20 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो 2025 में आने की संभावना है। और इसी तरह क्वेश्चन आता ही है, तो अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी नया वीडियो मिले वो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका चला जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है जो इतिहास का है। कहता है अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी अक्टूबर की जो क्रांति हुआ था इसके बारे में हमको बताना है। यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं तो इसका आंसर क्या है। कहता है 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक दल ने बलपूर्वक रूस की रास्ता पर कब्जा कर लिया। यानी एक दल था, उसका नाम था बोल्शेविक, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, है ना। यानी अक्टूबर क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक दल ने अपने बलपूर्वक रूस की सतह पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इस घटना को इतिहास में अक्टूबर क्रांति कहा जाता है क्योंकि उस दिन पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर की तारीख थी। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर समझ लीजिए, तो यह आप लोग कभी कभी देखते होइएगा नवंबर को हुआ था, अक्टूबर क्रांति कैसे कहेंगे। तो इसका घटना क्या है, तो बोल्शेविक दल का एक नेता था, है ना, जो बोल्शेविक दल था वह 7 नवंबर 1917 को अपने बलपूर्वक क्या किया, रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अक्टूबर की क्रांति, क्योंकि पुराने कैलेंडर के हिसाब से उस दिन क्या था, 25 अक्टूबर था, इसीलिए क्या कहा गया, अक्टूबर की क्रांति। तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। इसको अगला क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। यह 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कंपार्टमेंटल एग्जाम में, और 2018 में यह भी कंपार्टमेंटल एग्जाम पूछा गया है। तो सर्वहारा यानी सर्वहारा कहने का मतलब सभी वर्ग के लोग, है ना, जिसमें सभी वर्ग कहने का मतलब किसान, मजदूर, जो भी लोग रहते होंगे, सभी वर्ग के मजदूर। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। कहता समाज का वैसा वर्ग, यानी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान लोग, मजदूर लोग एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा किसे कहेंगे दोस्तों, तो यानी वैसा वर्ग, जो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान भी रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं और आम गरीब लोग भी रहते हैं, उसमें शामिल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्वहारा वर्ग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। कहता है रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग से क्या समझते हैं, यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया। एसएस का मतलब होता है सेकेंड सीटिंग और ए का मतलब होता है एनुअल। चलिए इसका आंसर कहता है रेशम मार्ग से हम यह समझते हैं कि प्राचीन काल में, गुप्त काल में, यानी प्राचीन काल के समय, गुप्त काल में हुनों के समय से ही भारत का चीन के साथ विदेशी व्यापार, रेशम व्यापार होता था। यानी भारत का जो विदेशी व्यापार था चीन के साथ, वह किसके साधन से होता था, रेशम व्यापार के साथ होता था। इसलिए इसे रेशम मार्ग व्यापार नाम दिया गया, जिसे रेशम मार्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अपना भाषा में समझते हैं। तो रेशम मार्ग से क्या समझते हैं, तो कहा गया है प्राचीन काल में, कौन से काल में, प्राचीन काल में, है ना। प्राचीन काल में, गुप्त काल के समय कहा गया था हुनों के समय। प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब पुराने समय में, एक समय था गुप्त काल और वहाँ पे एक राजा था घुनो, है ना। उनके समय में जो चीन के साथ जो व्यापार होता था वह रेशम व्यापार होता था। क्या होता था, रेशम का व्यापार होता था। यानी वहाँ पे रेशम और खरीद बिक्री चीन और भारत से होता था, इसलिए इसे क्या दे दिया गया, रेशम का व्यापार, जिसे हम लोग रेशम मार्ग नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या समझते हैं, यह 2021 में एनुअल एग्जाम में फर्स्ट सिटी में क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुराष्ट्रीय कहने का मतलब बहुत सारा कंपनी, है ना, बहुत सारा कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कहता है कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुत सारे देश में एक साथ व्यापार करेगा और व्यवसाय करेगा, बहुत सारे देश
एक साथ क्या करेगा, व्यापार और व्यवसाय करेगा, और उसमें जो कंपनी होगी उसी को बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। 1920 के बाद इस तरह की कंपनियों को उत्कृष्ट हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी बढ़ गया। ये 1920 के बाद क्या हुआ था, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या हुआ था, विकास जल्दी से होने लगा। क्यों? क्योंकि प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शायद हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारे देश को हानि हुआ था, जिसके कारण क्या बोलते हैं ना, देश विदेश से व्यापार होने के लिए और व्यवसाय होने के लिए क्या होता, अग्रसर हो गया, आगे काम किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी बहुत सारा देश एक साथ व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक कहने का मतलब पैसा है ना, पैसा। संकट से आप क्या समझते हैं, 2021 से पूछा गया है, 2023 में क्वेश्चन, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में सेकेंड सिटी पूछा गया है, और 23 में भी सेकेंड सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। कहता है अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं जब उसके तीनों आधार यानी कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, तो और बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए, और वस्तु और मुद्रा दोनों पर बाजार में कोई कीमत न रहे, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक संकट बोलते हैं। सीधे समझ लीजिए आर्थिक संकट किसे कहते हैं, है ना। तो जब आर्थिक संकट आप क्या समझते हो, तो लिखेंगे अपने भाषा में, जब कृषि, उद्योग और व्यापार, जब कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास क्या हो जाए, रुक जाए, लाखों लोग क्या हो जाए, बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियां क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, है ना, वस्तु पर और मुद्रा पर बाजार का कोई अस्तित्व न रहे, कोई कीमत न रहे, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक संकट बोलेंगे। आर्थिक संकट 1929 से 30 के बीच आया हुआ था। 1929 से 30 के बीच जो आर्थिक संकट था यह पूरा देश पे छाया हुआ था। फिर समझ लिया आर्थिक संकट किसे कहते हैं, तो जब कृषि उद्योग, सीधे कृषि, उद्योग और व्यापार का क्या हो जाए, विरोध हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, काम रुक जाए, लाखों लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बैंक और कंपनियां क्या हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, मुद्रा और वस्तु का कोई बाजार में मोल नहीं रहेगा, कोई कीमत नहीं रहेगा, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक संकट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, कहता है 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करना है, संक्षेप में लिखना है। यह 2011 क्वेश्चन पूछा गया, 12 में पूछा गया, 14 में पूछा गया है, और 15 में क्वेश्चन पूछा गया। इन 1929 से लेके 1930 में जो आर्थिक संकट आया था पूरे देश पे, इसके बारे में कोई 3 कारण बताना है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। तो कहता है 1929 ईस्वी के विश्व के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। हम लोग को 3 जानना है, लेकिन यहाँ पे क्या था, निम्नलिखित कारण क्या थे। पहला था, यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में पैदा हुई थी। यानी यह संकट क्यों आया, वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने के कारण पैदा, यानी वस्तु की जरूरी कम थी और उसका उत्पादन क्या करने लगे, ज़्यादा करने लगे, यह पहला कारण था। दूसरा था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि अमेरिका से माल आयात करने के अवस्था में नहीं थे। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका से पैसे, संपत्ति, मतलब कोई भी माल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। झगड़ा होने के बाद किसी का संपत्ति खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यूरोप का संपत्ति क्या हो गया, खत्म हो गया, जो अमेरिका से खरीदने लायक नहीं था। और तीसरा है, कहता जब तैयार माल का कोई खरीदार न रहा तो वहाँ के कारखाने बंद हो गए और लाखों मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। यानी मान लिया आप सामान बना लिए, अब कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, सामान क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हम काम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और जब काम करेंगे तो जो लोग रखे उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, और जब लोग निकाल देंगे तो क्या हो, सब बेरोजगार हो जाएंगे। यही था आर्थिक संकट का कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यानी सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह आपका सिविक्स का क्वेश्चन है। चलिए, यह 2016 क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट सिटी में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका आंसर क्या कहता है, सत्ता में साझेदारी के कारण लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। सत्ता में साझेदारी के कारण लोकतंत्र क्या कहा गया, जनता का शासन, अर्थात जनता द्वारा सरकार काम काज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी कहते हैं। अपना भाषा में लिख सकते हैं कि जब जनता, है ना, जब जनता सरकार के कामकाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा, यानी लिखेंगे सत्ता के साझेदारी क्या समझते हैं, लिखेंगे जब जनता सरकार के कामकाज में प्रत्यक्ष रूप से
और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, भाग लेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, सत्ता में साझेदारी कहेंगे। इतना आंसर लिखिएगा, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद के 3 कार्य को लिखना है। यह 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिला परिषद में 3 कार्य को लिखना है। कहता जिला परिषद 3 कार्य निम्नलिखित हैं जो गांव में जिला परिषद होते हैं, उनका काम क्या है, देखते हैं क्या दिया है। पहला क्या दिया है, जिला के अंतर्गत आने वाले शहर अंचलों में साफ की व्यवस्था, यानी जितने भी जिला में शहर आता है छोटा मोटा या जो भी अंचल है, प्रखंड है, उसे क्या करना, साफ सफाई और उसके व्यवस्था पर ध्यान देना। दूसरा है सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध कराना, यानी जितने भी सड़क और गली में जो हेड स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है उसका प्रबंध कराना, यह जिला परिषद का काम होता है। अगला है पानी के जल की व्यवस्था कराना, यानी जब नल जल का योजना हो तो वह किसका व्यवस्था कराना था, जिला परिषद का काम था। यानी यही आपका क्या है, अगर आपसे पूछेगा जिला परिषद 3 कार्य कौन है, तो पहले लिखेंगे जिला में जितने भी शहर है और अंचल है सब क्या करना, साफ सफाई करना। दूसरा लिखेंगे जितने भी सड़क है और गलियां हैं सब पे लाइट का व्यवस्था करना, और जितने पीने के लिए जगह है यानी जितने भी लोग हैं उनके पीने के लिए जल का क्या करना, समुचित व्यवस्था कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला कैसे है, यानी सूचना का जो अधिकार कानून है वह लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। यह 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, 19 से पूछा गया है और 21 से पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। कहता है सूचना के अधिकार द्वारा आम जनता को सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त होती है, यानी सूचना अधिकार के द्वारा जितने भी आम जनता है, जो देश की जनता है, वह सरकारी के जितने भी कागजात हैं उसको क्या होता है, प्राप्त हो, जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इसमें जनता यह बात जान सकती है कि लोकतंत्र में आम जन के लिए क्या क्या कार्य किए गया है और क्या क्या कार्य होने वाला है, अतः लोकतंत्र का रखवाला कानून है। फिर समझ लीजिए इसको कहता है सूचना अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला कैसे है। तो याद रखिएगा जो सूचना अधिकार अधिनियम बना था उसके तहत जितने भी आम लोग हैं वह यह जानकारी ले सकता है कि सरकारी जो दस्तावेज है उसके बारे में प्राप्त करेगा और यह बात की जानकारी करेगा कि आम जन लोगों के लिए क्या क्या कार्य किया गया है समाज में, है ना, और क्या क्या होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मिलती है किस में, तो सूचना अधिकार कानून के तहत। इसीलिए इसे कहा गया है कि सूचना अधिकार कानून लोकतंत्र का क्या है, रखवाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन है, यानी बिहार जो हमारा पीछे हो रहा है इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो कहता है बिहार के पीछे कारण निम्नलिखित है, यानी आर्थिक दृष्टि से बिहार पिछड़ा हुआ है और जिसका कारण क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी हमारा जो जनसंख्या दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि शिक्षा हमारे यहाँ क्या है, कमी है। अगला है आधारभूत संरचना का अभाव, यानी हमारे पास कोई भी फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे ना कोई संरचना का अभाव है जो सब मूल रूप से नहीं मिल रहा है किसको, बिहार को। अगला है कृषि पर निर्भरता, हम लोग क्या करते हैं, एक तो जनसंख्या ज़्यादा है और हम लोग अधिकांशतः किस पे निर्भर होते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण हम लोग पीछे हैं। अगला है बाढ़ व सूखा से क्षति, इन हम लोग को इधर हमेशा बाढ़ या तो सूखा परेशान रहता है लोग, जिसके कारण हम लोग क्या है, पीछे हो जाते हैं। अगला औद्योगिक पिछड़ा, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है जिसके कारण हम लोग मजदूर दूसरे जगह जाते हैं कमाने के लिए, इसका पहला का दूसरा और ये कारण है। अगला है गरीबी, हम लोग इस सभी के कारण क्या ज़्यादा गरीब है। और लास्ट है कुशलता प्रशासन का अभाव, यानी हम लोग यहाँ प्रशासन जो है वह सही विधि व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हम लोग क्या है, अधिक पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। तो यही मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। पीछे हम लोग देखे हैं पिछड़ेपन के कारण क्या है, अब हम लोग देखेंगे पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है। चलिए इसके दूर करने का उपाय निम्नलिखित है। पहला क्या दिया है, तो जनसंख्या पर सबसे पहला काम करेंगे, जनसंख्या पर क्या करना होगा, हमको नियंत्रण करना है, यानी जनसंख्या पर क्या करना होगा, रोक लगाना होगा। दूसरा है बाढ़ पर नियंत्रण, जितने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उस पर क्या करना होगा, डैम बनवाना होगा बड़ा बड़ा, ताकि हम लोग क्या करें, बाढ़ पे काबू कर सके। अगला है कृषि का तेजी से विकास हो, यानी कृषि पर जो आधारित हम लोग हैं उसे क्या करना होगा, तेजी से विकास करना होगा और कृषि का दाम क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। चलिए तो यह क्वेश्चन है। अगला देखिए, आधारिक संरचना का विकास, यानी जो भी संरचना करना चाहता है, जो भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री उसको क्या करना होगा, यहाँ लाना होगा ताकि हम लोग को रोजगार मिले और हमारा बिहार आगे हो। तो यही है पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। आगे देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, इसके उदाहरण बताना है। कहता है तो
प्राथमिक क्षेत्र ऐसी क्रिया है जिससे प्राकृतिक साधनों का क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र ऐसी क्षेत्रों कहते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र उसे कहेंगे जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे में कृषि क्या है, प्राकृतिक का देन है, भूमि प्राकृतिक का देन है, पशुपालन क्या है, प्राकृतिक का देन, तो हम लोग उसको अच्छा से रखेंगे। वन का, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब क्या है, जितने प्राकृतिक का देन होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको अच्छा से सेवा करेंगे तो हम लोग या किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र। अगर आपसे पूछेगा कृषि किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र, मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद मुर्गी पालन प्राथमिक क्षेत्र, खनन प्राथमिक क्षेत्र। ये जो भी प्राकृतिक से प्राप्त होगा वो कौन क्षेत्र के कहलाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब और कहाँ हुआ था, यानी प्रथम जो पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था, कब और कहाँ हुआ था। देखते हैं इसका आंसर। कहता है वैश्विक पर्यावरण अक्षय उत्पन्न संसाधनों में विचार करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन इसलिए किया गया ताकि पर्यावरण क्या हो रहा था, अक्षय हो रहा था, यानी पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा था, जिसके विचार करने के लिए 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 3 जून से 14 जून तक क्या होता, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब हुआ था, तो यह 3 जून से 14 जून तक चला था 1992 में, और कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्यों हुआ था, तब पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण से लेकर के जो समस्या था इस पर विचार करने के लिए यह बैठक किया गया था। कब किया गया था, 1992 में किया गया था, और कब से कब चला था, तो 3 जून से लेकर 14 जून तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है पर्णपाती वनों के 4, पहले पर्णपाती के बारे में समझते हैं। पर्णपाती किसे कहते हैं, तो पर्णपाती के मतलब होता है ना, एक विशेष मौसम, एक विशेष प्रकार का मौसम है ना, जो इसमें क्या होता है, पत्ता झड़ता है। पर्णपाती का मतलब होता है कि विशेष प्रकार का मौसम, उस मौसम में क्या होता है, पत्ता झड़ता है या गिरता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। तो कहता है पर्णपाती वनों के 4 वृक्ष निम्नलिखित है। पहला क्या है, सहतूत का पेड़ होता है, सहतूत का पेड़ रहता है। दूसरा है अनार का पेड़, तीसरा है शीशम का पेड़, चौथा है सेब का पेड़, और लास्ट है बांस। यह सब क्या है, पर्णपाती वनों के उदाहरण है। पर्णपाती कौन, सहतूत, अनार, इसको तूत हम लोग कहते हैं, है ना, अनार हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, सेब हो गया और बांस हो गया। यह किसके उदाहरण है, तो पर्णपाती वनों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में उपजने वाले 2 खाद्य, नगदी एवं रेशे वाली फसलों के नाम बताना। 2021 में सेकेंड सिटी में पूछा गया, यानी 2 का नाम बताना, जो खाद्य भी हो, 2 नगदी फसल हो और 2 रेशे वाली फसल हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले भारत को उपजने वाली जो फसल है, तो पहले देखिए 2 खाद्य फसल कौन है, तो धान। यहाँ क्या है, खाद्य फसल, यानी चावल, यानी धान और गेहूँ क्या है, खाद्य फसल है। उसके बाद है नगदी फसल कौन है, नगदी फसल कौन है, देख लीजिए। नगदी फसल कहता है गन्ना, यह क्या नगद फसल है, जो नगदी फसल कहता है। और तीसरा क्या है, रेशेदार फसल, कपास और जूट, यह क्या है, रेशेदार। फिर समझ लीजिए, खाद्य फसल कौन होगा, तो धान और गेहूँ। नगदी फसल तो गन्ना और तंबाकू, और रेशेदार फसल कपास और जूट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखना। या 20 से पूछा है, 21 से पूछा है, लगले पूछ लिया है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, रोपण फसल को। तो कहता है भारत में जो रोपण फसल है निम्नलिखित है। पहला क्या है, चाय भी रोपण फसल है, कॉफ़ी भी रोपण फसल है, रबर, चाय भी क्या है, रोपण फसल है, कॉफ़ी रोपण फसल है, रबर रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, केला भी क्या है, रोपण फसल है। इसको हम लोग व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रोपण फसल को दूसरा हम क्या कह सकते हैं, तो व्यापारिक कृषि कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों को विवेचना, यानी सुखाड़ के लिए जो उत्तरदायी कारक है उसके बारे में बताना है। ये 19 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो सुखाड़ के लिए जो जिम्मेवार है वह कारक निम्नलिखित है। प्राकृतिक आपदा है, यानी सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है ना, जिसके कारण क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या कहता है, अनियमित वर्षा, यानी सुखाड़ कब आता है, खेत हमारा कब सूख जाता है, जब वर्षा समय से नहीं होता है। जब समय पे वर्षा नहीं होगा तो हम लोग का क्या होगा, सुखाड़ की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। अगला है वर्षा जल का संग्रह नहीं किया जाना। मान लो वर्षा जब होता है तो अगर उसको हम बचा करके नहीं रखेंगे, अगर उसको हम लोग बचा कर नहीं रखेंगे, एक जगह एकत्र नहीं करेंगे, तो हम लोग को क्या होगा, सुखाड़ से लड़ना पड़ेगा। अगला है भूमंडलीय ताप वृद्धि, यानी अब देखिएगा टेम्परेचर इतना ना बढ़ रहा है कि जो भी पानी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वह खत्म हो जा रहा है, भाप बन के उड़ रहा है, यह भी दिक्कत है। अगला है वनस्पतियों पर अंधाधुंध कटाई। अब क्या होता है, जब वन रहेगा तब तो बारिश होगा ना समय से, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना रहने के लिए वनों को क्या कर अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा क्या है, प्रदूषण का कारण है। तो यह सभी कारण है किसके लिए, तो सुखाड़ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी उत्पन्न के तबाही से बचाव के लिए 3, यानी जब सुनामी आता है तो इसके लिए 3 उपाय बताना है। यह 18 पूछा गया है, 19 से पूछा गया है, 21 से पूछा गया है। सुनामी, तो सुनामी कहाँ आती है दोस्तों, यह समुद्र में आती है। सुनामी कहाँ आती है, समुद्र के तल पे आती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सुनामी से बचने के निम्नलिखित प्रमुख उपाय है। पहला क्या है, तो कहता है समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्ष लगाना, यानी समुद्र के किनारे कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, मैंग्रोव वृक्ष आता है जो बड़ा बड़ा होता है, उसको क्या करना होगा, लगाना होगा। दूसरा है मकानों का निर्माण समुद्र तट से क्या करना होगा, दूर करना होगा और ऊंचाई पर करना होगा, समुद्र से बहुत दूर ऊंचाई पर करना होगा। तीसरा है उपग्रहों द्वारा प्राप्त चेतावनी पर ध्यान देना होगा, यानी जो भी उपग्रह के द्वारा हमको सूचना मिलती है उस पर समय समय पे हमेशा क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी क्या है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है सू, जापानी भाषा शब्द है सू, यानी सू का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहर। सुनामी 2 शब्द से बना है, सुजोर नामी। सू का मतलब बंदरगाह और नामी का मतलब लहर, यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि बंदरगाह का लहर यानी सुनामी, बंदरगाह का लहर कहने का मतलब क्या, सुनामी। तो इससे डिफिनेशन क्या होगा, तो लिखेंगे समुद्र में उठने वाले भयंकर विनाशकारी लहर को, है ना, यानी समुद्र में उठने वाले भयंकर और विनाशकारी लहर को क्या कहते हैं, सुनामी, जो जापान की भाषा सू यानी बंदरगाह और नामी यानी लहर से मिल करके बना है। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में कितने प्रकार के सड़कें हैं उनके बारे में बता, वर्णन करना है। हम लोग सीधे नाम लिखेंगे, 2 नंबर में इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। 14 में सेकेंड सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो भारत में 4 प्रकार के सड़कें हैं। पहला राष्ट्रीय मार्ग, यानी एक अपने देश में। दूसरा है राज्य मार्ग, एक राष्ट्रीय मार्ग जो अपने देश से दूसरे देश में जाने का साधन होता है। एक होता है राजमार्ग, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का होता है। जैसे बिहार में, यानी बिहार से हम लोग कहाँ जाएंगे, यूपी में हो गया राजमार्ग। जब हम लोग भारत से अगर चीन जाएंगे तो क्या होगा, ये राष्ट्रीय मार्ग हो गया। अब तीसरा नंबर आइए, एक होता है जिला मार्ग, जैसे में हम लोग शिवहर से मुजफ्फरपुर जाएंगे तो क्या हो गया, जिला मार्ग हो गया। और एक होता है ग्रामीण मार्ग, यानी एक गांव से दूसरे गांव में अगर जाएंगे तो क्या होगा, यानी हमारे भारत देश में कितने प्रकार की सड़कें हैं, 4 प्रकार। कौन, एक राष्ट्रीय मार्ग जिसको हम लोग NH कहते हैं, नेशनल हाईवे, उसके बाद एक राज्य मार्ग, उसके जिला मार्ग और एक ग्रामीण मार्ग होता है। चलिए तो यह मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यह मेरा सेट 1 है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कैप्चर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर अच्छा लगा ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।